मेरे कोर्ट में इतना रश होता था। एक दिन क्या हुआ कि 2:45 बज रहे थे तो मेरा रीडर था पठान, तो कहता है लास्ट केस। मैंने कहा लास्ट केस? कोर्ट तो भरा हुआ है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहता है ये सब तुमको देखने आता है। मैंने कहा भाई मैं कोई तमाशा हूँ, मुझे देखने आते हैं। लिफ्टन थाने वाले 100-150 आदमियों को लेकर आए हैं रिमांड के लिए। तो उनमें एक लंगड़ा फकीर भी था और वो ऐसे लंगड़ा के आगे आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही बैठते ही पूछा, मैंने कहा ओए तुमको कहाँ से पकड़ा? कहता है हमको अब्दुल्ला शाह गाजी से पकड़ा। मैंने कहा तुम उधर क्या लेने गया था? बोला हम उधर चरस लेने गया था। मैंने कहा चरस मिला? मैंने कहा मंगाऊं? मैंने आईओ को कहा, मैं ये किसको पकड़ लाए हो? हाई कोर्ट के जज को कह रहा है चरस मंगा के दो। मर्डर केस चलाता था तो मुझे गवाहों को क्रॉस करने का बड़ा मजा आता है, और जब मैं क्रॉस करता हूँ तो उसमें लतीफे भी करता हूँ। कराची में लियाकताबाद में एक औरत मंजूरा और उसके 4 बच्चे कत्ल हो गए, और वो बहुत बड़ा केस था। मिस्टीरियसली नामालूम कातिल ने कत्ल कर दिया और वो एक पर्चा फेंक के चला गया था, खूनी दरिंदा। मेरे कोर्ट का नाम था टेंशन फ्री कोर्ट। वहाँ किसी को टेंशन नहीं देता था। क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि वकील ही अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में पीट रहे होते हैं। कभी आपका इस तरह का कोई एक्सपीरियंस? मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, अपनी अदालत खोल लेते हैं। ये कह के मैं बाहर निकला तो मेरे पीछे भागते हुए ताहिर साहब लिफ्ट तक आए। कहने लगे उसका नाम भी रख देते हैं ख्वाजा नवीद की अदालत। एज ए लॉयर मैं स्ट्रगल करता हूँ और दूसरों के लिए रिलीफ लेता हूँ। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। इसका एक अपना मजा है स्ट्रगल का। लेकिन वो एज ए जज बैठ के मैं रिलीफ देता था। रिलीफ देकर जो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन होती थी, आई वाज सो हैप्पी। मैंने जब ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया था तो मैंने एक विश लिस्ट बनाई थी गेस्ट्स की, कि इस पॉडकास्ट में मैं कौन कौन से गेस्ट को बुलाना चाहता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान थे इस पॉडकास्ट के, वो भी उस लिस्ट का हिस्सा थे और सरफहरिस्त भी थे। हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं, एक बहुत ही उम्दा पर्सनैलिटी के हामिल हैं, और मैं नहीं समझता कि सिंध हाई कोर्ट का कोई भी वकील ऐसा होगा जो कि प्रैक्टिसिंग अगर लॉयर है और वो उन्हें नहीं जानता या कभी ना कभी उनसे इंटरेक्ट ना किया हो। फौजदारी वकालत में भी एक बड़ा नाम है, उसके अलावा हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, और इसके साथ साथ उनकी मीडिया सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है। आपने एक शो यकीनन देखा होगा, ख्वाजा नवीद की अदालत। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट थे एडवोकेट ख्वाजा नवीद साहब। मुझे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए जब 1-to-1 हमारी बात हो रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते हुए, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरटेनिंग वे में बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट होने वाली है। सो वॉच एंड एन्जॉय। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ये ऑनर दिया कि बहुत आप यहाँ शुक्रिया पे आए। हमाद, आपने मुझे बुलाया एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मैं तो यंग लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनके साथ रहना पसंद करता हूँ। एग्जैक्टली सर, वो आपने जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ये सारा पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया था तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग थे और उनमें आप भी सरफहरिस्त थे बेसिकली, माशाल्लाह, जो थैंक लॉयर्स यू। में से मैं जिन लोगों को बुलाना चाह रहा था। तो बस आज हमें ये ऑनर मिला कि आप आ गए। थैंक यू वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। मैं सर जानना चाहूँगा आपसे कि हर को अगर कराची का या सिंध के सारे वकील जानते हैं, सब आपको बड़ा पसंद करते हैं, एक नाइस पर्सनैलिटी के तौर पे आपको हर कोई आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है। इसका क्या राज है? भाई यार अल्लाह का करम है, आप यकीन करें कि कोई इसमें मेरी एफर्ट नहीं शामिल। ठीक है, आई एम ए वेरी कर्टियस मैन, किसी का झगड़ा नहीं करता हूँ, और कोई गलत भी बोल रहा हो तो उसको हजम कर लेता हूँ, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता कि यार आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा बोल रहे हैं, इसकी मर्ज़ी है, खुद ही इसको कोई समझा देगा। तो इस तरह से मतलब कंट्रोवर्शियल ना रहने की कोशिश करता हूँ। जब मैं जज भी था हाई कोर्ट का तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं जितनी ज़्यादा रिलीफ दे सकूँ, क्योंकि मुझे पहले दिन से ही पता था, क्योंकि उस ज़माने में PCO VCO चल रहा था। ये राना शमीम और काजी खालिद साहब मेरे साथ आए थे, तो वो तो बड़े होपफुल थे कि वो कंफर्म हो जाएंगे। मुझे पहले दिन से पता था कि हमें किसी ने कंफर्म नहीं करना। तो मैंने तो ऐसी आज़ाद तरीके से जजी की है कि मैं बेंच पे बैठ के शेर भी सुनाता था, लतीफ़ा भी सुनाता था और रिलीफ भी देता था। आप लोगों ने खुद देखा होगा, मेरे कोर्ट में इतना रश होता था। एक दिन क्या हुआ कि 2:45 बज रहे थे तो मेरा रीडर था पठान, तो कहता है लास्ट केस। मैंने कहा लास्ट केस? तो कोर्ट तो भरा हुआ है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहता है ये सब तुमको देखने आता है। मैंने कहा भाई मैं कोई तमाशा हूँ, मुझे देखने आते हैं। तो यानी लास्ट केस पे भी कोर्ट भरा हुआ था, जस्ट टू वॉच माई हेयरिंग्स हेयरिंग्स। कैसे वो कंडक्ट देखते करते हैं। उनको मज़ा आता था।
नहीं सर, ये भी बड़ी आपने एक अभी बात बताई कि आपको पता था, मुझे कंफर्म किसी ने नहीं करना। 100% पता था। और नॉर्मली ये होता है कि जो और ना मैंने उतरने के बाद किसी जॉब की कोशिश की, ना कोई ट्राइब्यूनल लिया, ना कुछ लिया। हमारे दोस्त जजेस सारे हाईकोर्ट के आज तक ट्राइब्यूनल ले रहे हैं। बल्कि अभी भी मुझे अभी मिला जज एक, तो उसने कहा जी मैं कोई पता नहीं कोई लैंड कौन सा का ट्राइब्यूनल लिया हुआ है, सारे ले रहे हैं। हमने अल्लाह का शुक्र है हमारी प्रैक्टिस चलती थी। जैसे इन्होंने मैं फ़ारग किया, अगले दिन मैं अपने ऑफिस में आ गया, अपने ही केसेस लगे हुए थे, खड़ा भी हो गया। मज़े की बात है कि मेरे उतरने के दूसरे दिन मैं कामरान टसोरी की कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लेके अनवर ज़मीर जमाली के पास पेश हुआ। वो चीफ जस्टिस था। 2 दिन पहले मैं उनके साथ DB1 में हम दोनों थे, मैं और अनवर ज़मीर जमाली साहब। 2 दिन बाद मैं उसके आगे एज ए लॉयर खड़ा हुआ, एकदम देख के शॉक हो गए। मुझे कहने लगे आपका लाइसेंस रिन्यू हो गया। मैं कहा जी वो मैंने करा लिया है। बड़े हैरान हुए कि एक दिन में रिन्यू करा लिया है। मैंने कहा मैं भी ख्वाजा नवीद हूँ। और वो केस चला के आया और ये आज गवर्नर बन गया है। इसकी मैंने जाके पिटीशन की, इसको रिलीज़ करवाया। 6 केस बनाए थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने। और मैं लॉकअप में गया जब इनको मिलने के लिए, तो वो सारा जो थाना था स्टाफ भाग गया। उन्होंने कहा हाईकोर्ट का जज आ गया, छापा पड़ गया। मैंने कहा छापा नहीं है भाई, मैं मुल्ज़म को मिलने आया हूँ। मैं रिटायर हो गया हूँ, अब वकील हूँ, अपने मुल्ज़म को मिलने आया हूँ। तो क्या केसेस क्या थे कामरान साहब? सर बहुत सारे, वो साइकिल चोरी भी थी, कोई हीरोइन बेचने का भी था किमाड़ी में, कोई लैंड ग्रैबिंग के थे जी। 6 केस थे, अभी भी फाइलें पड़ी हुई हैं। साइकिल चोरी वाकई में सारे थे। नहीं की नहीं थी, बना दिए थे ऐसे ही। अच्छा नहीं सर, एक आपने बात बताई कि आपको कंफर्म नहीं किया गया। बहुत सारे जजेस जो होते नहीं कंफर्म होते तो वो कहते हैं हमने रिटायरमेंट ले ली। हाँ नहीं मैंने ली नहीं, हमें तो उठा के फेंक दिया उन्होंने। मैं कहा कोई बात नहीं, आई वाज सो हैप्पी टू कम बैक विद माय फ्रेंड्स। मैंने आते ही सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ बार का इलेक्शन लड़ा रशीद रिजवी साहब के मुकाबले में। हालांकि उस वक्त PCO जजेस के ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ थी, इसके बावजूद मैंने 300 वोट लिए और रशीद रिजवी साहब वॉज स्टालवर्ट, तो उनको 600 वोट मिले, मुझे 350 मिले। तो बात यह है कि हमने अपना सिक्का जमाया हुआ था, वापस आ गए, अपने दफ्तर में बैठ गए। अल्लाह का शुक्र है धड़ाधड़ पैसे कमाए, मसला ही नहीं हुआ। सर हाउ इज़ योर प्रैक्टिस? आर यू नंबर 1 सर, अभी भी माशाल्लाह बेहतरीन है। आई एम एंजॉयिंग माई प्रैक्टिस। मुझे मज़ा आता है अपने क्लाइंट्स के साथ। ये तो हमें पता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ऑब्वियसली, बट एंजॉय करता हूँ, काम करने में एंजॉयमेंट होता है। मुझे ज़रा सा काम ना हो तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो अपनी आई एम प्रैक्टिस वर्कोलिक। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा लिटिगेशन का या कौन सी अपनी प्रैक्टिस का सबसे क्रॉस ज़्यादा एग्जामिनेशन का मज़ा आता है। मैं ओरिजिनल साइड का लॉयर था, सारी ज़िंदगी मर्डर केसेस चलाता था, तो मुझे गवाहों को क्रॉस करने का बड़ा मज़ा आता है। और जब मैं क्रॉस करता हूँ तो उसमें लतीफ़े भी करता हूँ। क्रॉस में भी हाँ बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें क्या? एक लेडी थी, मैंने उसमें वो जैसे होता है ना, उन्होंने कहा उम्र कितनी है, तो कहने लगी 25 साल। मैंने कहा कि मेरी नहीं आपकी। वो 50 साल से ऊपर की थी। तो मैं कहा मैंने अपनी नहीं पूछी, आपकी पूछ रहा हूँ। खवातीन वैसे भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट होती है, रिलेक्टेंट बताने से तो कहती 25 साल। मैंने कहा मैंने आपकी नहीं पूछी, अपनी नहीं पूछी, आपकी पूछी। तो आपकी 25 सारा कोर्ट हंस पड़ा। तो सर यही एक ऑब्वियसली हमारी प्रैक्टिस का एक थ्रिल है कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ बातचीत आपकी होती है, डिफरेंट एक थ्रिल है बेसिकली इस प्रैक्टिस में, मज़ा आता है। सो आप क्या यंग जनरेशन को आप सजेस्ट करते हैं कि अभी लीगल प्रोफेशन को ज्वाइन करें? नहीं ज्वाइन करें सर। देखिए ये तो सारी, जब हम प्रैक्टिस में आए थे ना, उस वक्त मुझे एक हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, बड़ी भी थी, तो मुझे पूछने लगी कि बेटा तुम क्या पढ़ते हो? तो मैंने कहा कि अम्मा मैं वकालत पढ़ रहा हूँ। मुझे कहती है कि बेटा तुमको कुछ समझाने वाला नहीं। मैंने कहा क्या हुआ अम्मा? अम्मा के 3 बेटे थे, एक था मैरीन इंजीनियर और एक था कोई फूड डिपार्टमेंट में कोई इंस्पेक्टर, उसकी रोज़ की आमदनी बहुत थी, और तीसरा बेटा वकील था। तो मुझे कहने लगी कि मेरे ये 2 बेटे जो मुझे खर्चा देते हैं ना, उससे मैं अपने वकील बेटे का घर चलाती हूँ। तो बेला तुम वकील मत बनो, इतने वकील हैं जितने सर के बाल। ये मैं बात बता रहा हूँ 1973-74 की। उस लेडी ने मुझे उस टाइम पे बताया, लेकिन इसके बावजूद मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया। अच्छा उसमें थोड़ा सा था, मैं उसकी बात से थोड़ा सा डिप्रेस हुआ था। सारे यंग आदमी की कोशिश कर रहा होता है। मेरे पास ऑप्शन भी थी, BCom मैंने किया हुआ था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी आर्टिकलशिप करके CA बन जाऊं या इंग्लैंड चला जाऊं, लेकिन मेरे प्रोफेसर थे DJ कॉलेज में, प्रोफेसर जफ़र रिजवी साहब, वो मुझे सड़क पे मिल गए। कहने लगे मियाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर वो वकालत पढ़ रहा हूँ और वैसे वकील बनने का इरादा नहीं है। कहने क्यों? तो मैंने उस औरत की बात रिपीट की। मैंने कहा सर लोग कहते हैं कि इतने वकील हैं जितने सर के बाल।
वो तो बजाय इस बात के उन्होंने मुझे डांट दिया। उसने कहा सर की बाल, उसने कहा देख, देयर इज ऑलवेज रूम ऑन द टॉप। अगर ये वाला वकील बनना है तो फिर ये मत बनो, लेकिन ऊपर देखो। तो मुझसे कहने लगे नाम गिनवाओ वकीलों के। उस ज़माने में एक के बुरई साहब, खालिद इसहाक साहब, मंजूर कादर साहब, चौथा नाम मुझे आता ही नहीं था। कहने लगे बताओ और कोई है? कहने लगे चौथे तुम बन जाओ। मैंने कहा इंशाल्लाह सर बनेंगे। हमने बन के दिखा दिया। सर ये क्या ये मोटिवेशन थी। उन्होंने कहा कि देयर इज ऑलवेज रूम ऑन द टॉप। अगर नीचे घूमना चाहते हो तो फिर मत घूमो, अगर ऊपर जाना है तो देन ट्राई। अच्छा, इसी तरह ये हुआ, मेरे दो भाई CSP हैं, एक 9th कॉमन से और एक 11th कॉमन से। तो मैं बीच में हूँ। बड़ा भी CSS है, छोटा भी CSS है। एक ग्रेड 21 से रिटायर हुआ है, एक ग्रेड 22 से रिटायर हुआ है। अच्छा, मैं CSS के फॉर्म लेके आया और मैंने अपने उस्ताद हसन अली अब्दुल रहमान साहब, ये शहरी रहमान के अब्बा मेरे उस्ताद थे, वाइस चांसलर थे सिंध यूनिवर्सिटी के। मैंने उनके आगे वो फॉर्म रखा तो मुझसे कहने लगे क्या नौकरी करोगे? मैंने कहा जी। रिश्वत खाओगे? नहीं। उन्होंने ऐसे फॉर्म लिया, फाड़ दिया और उसमें मेरे फ़ोटो भी लगे हुए थे। फ़ोटो समेत उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। जब वो चले गए मैंने बाद में बैठ के ज़मीन पे अपने फ़ोटो उतारे। उन्होंने कहा कि वकील बनो तुफैल अली अब्दुल रहमान की तरह, एडवोकेट जनरल बनो, अटॉर्नी जनरल बनो, हाई कोर्ट के जज बनो। मैंने उनकी बात ऐसी दिमाग में डाली, मैं एडवोकेट जनरल सिंध भी बना और मैं हाई कोर्ट का जज भी बना। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने तो गुस्से में कही थी ये बातें, मैं तीनों ही बन गया। अटॉर्नी जनरल नहीं बन सका सियासत की वजह से, दो माय नेम वाज प्रपोज्ड ट्वाइस, लेकिन बस फिर बीच में ऊपर लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। हाँ सर, यही मेरा आपसे क्वेश्चन भी, आपने बात की तो मैंने नोट भी ये कर लिया था कि कहा ये जाता है कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल या AAGs जो भी आते हैं ये सियासी बुनियादों पे आते हैं और कहीं किसी हद तक होता है। देखने को भी लेकिन मिलती मैं तो अल्लाह के फजल से मेरिट से आया, किसी पार्टी में नहीं था। हालांकि मैं आसफ जरदारी साहब का भी 12-14 साल वकील रहा, नवाज शरीफ साहब का भी वकील रहा, मगर दोनों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया और मुझे मुशर्रफ ने बनाया, जिसको मैं जानता भी नहीं था। और मुशर्रफ साहब बाद में मेरे इतने ज़्यादा दोस्त बन गए रिटायरमेंट के बाद, बल्कि लंदन में सिर्फ मेरे लिए दावत करते थे और मुझसे पूछते थे गेस्ट लिस्ट कि बताओ फलाने के बुला लें, फलाने को बुला लें। मैं कहता सर जिसको आप चाहें बुला लें। बोला नहीं आप बताओ। मैं कहनी सर आप बुला लें। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ सदाकत कितनी है इसमें, कि सियासी बुनियादों पे ज़्यादा होता है या अब मेरिट तो से 100% नहीं, अब तो मेरिट का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है ना। अब तो सिस्टम आ गया है, यू हैव टू कम थ्रू सिस्टम। ये नए बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हौसला नहीं तोड़ें। ये थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आज मैं गया था, मेरा दोस्त आगा रफ़ीक, उसकी किताब की इनाग्रेशन में थी, तो मैंने उससे बहुत पहले लिखी किताब, अब उन्होंने भी लिख दी। अच्छा, मैं भी होके आया हूँ उसी इनाग्रेशन से। तो आज सारे जो अपने ज़माने के फ़िरौन थे वो वहाँ बैठे हुए थे, अपना क्या बोले, मतलब क्या वो शेर है, मिसरा है, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। सारे में नाम नहीं लेना चाहते, सारा हमारे ही दोस्त थे, सारे ऊपर बैठे हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई बात ये होता है आपकी डीड्स जो है वो काम आती हैं। ये ओहदे जो होते हैं ना, ये इतने टेम्परेरी होते हैं। वज़ीर आज़म था, कल आपके सामने है इमरान खान, आज उसकी मुलाकात भी नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं सर, कल वो उस जहाज़ उसको लेकर आता था दफ्तर, और वो कहता था डब्बू कि $50 में, पता नहीं 50 रुपये में पहुंच जाते हैं पेट्रोल, 50 रुपये का पेट्रोल लगता है। आज उसकी मुलाकात भी नहीं हो सकती। तो ये ओहदे इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, और इस मुल्क में तो बहुत ही आनी जानी है। इधर आए और उधर गए। वज़ीर आज़म तो बनते रहते हैं। इधर तो ऐसे बनते हैं कि वो वज़ीर आज़म क्या, जब पाकिस्तान बनना था नया तो नेहरू ने बाकायदा ये बात कही थी। उसने कहा कि भाई मैं मुज़ाकरात किससे करूं, मैं धोती नहीं बदलता, आप वज़ीर आज़म बदल देते हैं। उसकी मुराद ये थी कि वो रात को जो धोती पहन के सोता है तो सुबह वज़ीर आज़म बदला हुआ होता है, तो वो उसी धोती में होता है और आप वज़ीर आज़म बदल देते हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ पे एक बात की थी कि टॉप लॉयर बनना है। अगेन आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा कि देयर आर ओनली फ्यू नेम्स जो कि टॉप हैं। अब मैं आपको बताऊँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सबसे इजी है इस पेशे में तरक्की करना। नंबर 1 ये है कि ये पेशे में हमेशा गरीब आदमी का बच्चा ही तरक्की करता है। इस पेशे में गरीब और मिडिल क्लास से बंदा आता है प्रोफेशन में। पैसे वाले लोग तो इतनी मेहनत ना करते हैं, ना पढ़ते हैं, वो तो अपने कामों के लिए भी वकील रखते हैं।
अच्छा, ये दूसरों की मुसीबत अपने सर लेना और कोर्ट में सीढ़ियाँ चढ़ना, पसीने में काला कोट पहन के जून की गर्मी में, ये सिर्फ गरीब आदमी का बेटा ही कर सकता है जिसने स्ट्रगल करनी हो। तो ये प्रोफेशन है ही उन्हीं लोगों का। लेकिन जो बंदा इसमें स्टिक हो जाता है और गुजर लेता है सहरा से, वो फिर आगे निकल जाता है। अच्छा, इट्स लाइक शोबिज़। जिस तरह एक गुलकार आता है ना, वो स्टेज पे गाना गाता है और अच्छा गाना गाता है, ऑडियंस में 10,000 लोग होते हैं, 10,000 के 10,000 उसको पसंद कर जाते हैं, वो रिकग्नाइज हो जाता है, वन सॉन्ग पूरा सेट कर देता है। इसी तरह लॉयर जो होता है, वो जिस वक्त हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा होता है अपना केस, पीछे 500 बंदे बैठ के सुन रहे होते हैं, हर आदमी उसका एक एक लफ्ज़ सुनता है। अगर वो 500 आदमियों को इम्प्रेस कर देता है तो वो विद इन मंथ्स ऐसे ऊपर निकल जाता है। इसी तरह जो हम थे, क्रिमिनल साइड के लॉयर थे, हम करते थे क्रॉस एग्जामिनेशन। मुझे आज भी याद है, मेरा क्रॉस सुनने के लिए एडिशनल सेशन जजों की कोर्ट में भर जाता था पूरा बरामदा, लोग क्रॉस सुनने आते थे और 2.5 घंटे 3 घंटे हम क्रॉस करते थे। तो उससे आप एकदम रातों रात मशहूर हो जाते हैं। सर, आपका ऐसा कौन सा केस था जो आपकी प्रैक्टिस का टर्निंग पॉइंट था? जैसे अरे आप कह मेरा रहे हैं। एक केस नहीं था, मेरे ऊपर तो कुदरत इतनी मेहरबान थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप समझेंगे ये मुआज़ा है। 1975 में मैं एनरोल हुआ। 1975 में कराची में लियाकताबाद में एक औरत मंजूरा और उसके 4 बच्चे कत्ल हो गए और वो बहुत बड़ा केस था। मिस्टीरियसली नामालूम कातिल ने कत्ल कर दिया और वो एक पर्चा फेंक के चला गया था, खूनी दरिंदा। अच्छा, अब जनाब पूरा उस ज़माने में मार्शल लॉ लगा हुआ था और कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं, वो खबरें सियासी थी नहीं, तो सिर्फ ये क्राइम की खबरें छपती थी अखबारों में हेडलाइन में। तो मैं उस केस में लॉयर हो गया और उसका रोज़ क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, पूरा मीडिया आता था उस केस को कवर करने। और वो लड़का उसमें शहजाद था, पप्पी, उसका मैंने केस मुफ्त लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कंटेस्ट किया और माशाल्लाह उसको, सेशन जज था मेरा ही दोस्त था अली अहमद जुनेजो साहब, उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस दी। मैंने उसकी अपील फाइल की हाई कोर्ट में। तो डबल बेंच में 2 स्टॉलवर्ड्स जज थे उस ज़माने के क्रिमिनल साइड के। एक थे अब्दुल हई कुरैशी साहब जो बाद में चीफ जस्टिस बने, और दूसरे थे GM शाह साहब, ये मुजफ्फर शाह जो चीफ मिनिस्टर था, इसके चाचा और उस्ताद भी थे। तो ये 2 जजों की DB थी जिन्होंने उस केस को बरी किया। उसमें मुझे बड़ा अच्छा मिला। अच्छा, अभी वो केस 75 वाला चल ही रहा था। 78 में फेडरल भी एरिया में तरन्नुम अजीज़ 7 साल की बच्ची को रेप करके फेंक दिया रोड पे। उसमें 5 लड़के गिरफ्तार हुए, एक उसका अपना चचा का सगा लड़का था नैयर, और वो केस को सारा मैंने लड़ा। उसमें और लॉयर भी थे, 5 मुलजम थे। उसमें इक़्तिदार अली हाशमी साहब थे वकील, एक थे मेजर सलीम अकानी, हुसैन अकानी के अब्बा, और तीसरे थे ख्वाजा अदील साहब, उस ज़माने के क्रिमिनल के ओरिजिनल साइड के बड़े मशहूर वकील थे, और चौथा मैं था। तो एक मुलज़म मेरा था, एक उनका था। चला मेरा मुलज़म और शायद ख्वाजा अदील साहब का मुलज़म सेशन कोर्ट से बरी हो गए, बाकी 3 को सज़ाए मौत हुई। उनकी फिर अपील फाइल हुई है, आज जुनेद साहब ने चलाई, वो भी हो गई। अच्छा, अभी आगे सुनो, अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ तो गुलशन इकबाल में एक बहुत बड़ी कॉल गर्ल जो अपने घर पे जुआ कराती थी, शबनम उस्मान, उसका मर्डर हो गया नामालूम। उसका 12 साल का नौकर भी उठा के ले गए थे वो मारने वाले, फरमू उसका नाम था। शबनम उस्मान का, उसमें सीमा रज़ा गोल्डन हेयर ब्यूटी, एक लड़की को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था। मैं उस लड़की का वकील हो गया और फिर रोज़ मेरी जंग के अंदर अखबार के ऊपर फ़ोटोएँ छपती थी हेडलाइंस में। और डॉन जैसा अखबार जो कि कभी छापता नहीं है फ़ोटो, उन्होंने भी बैक पेज पे मेरी फ़ोटो छापी इन एक्शन। कोर्ट के अंदर जाते हुए मेरी तस्वीर बैक पेज पे लगी हुई थी। वो एक वजह ये भी थी कि उस वक्त मार्शल लॉ था और सियासी खबरें थी नहीं, तो अखबारों को भी अपने सफ़े भरने थे। तो ये बड़े बड़े अखबार लाइक डॉन एंड जंग ये भी छापते थे उसी केस को। 5-5, 4-4 कॉलम की सुर्खियाँ लगती थी उस केस की और लोग देखते थे। फिर शबनम उस्मान मर्डर केस किया, फिर डैनियल पर्ल का केस किया, उसको बरी कराया, सुप्रीम कोर्ट तक से बरी हुआ। सर, इस केस पे मैं डिस्कस करना डैनियल पर्ल पे एग्जैक्टली मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये केस था क्या, इसके रियल फैक्ट्स क्या करेंगे थे? तो मुझे भी मार देंगे, छोड़ दो। नहीं सर, आप ऐसे फैक्ट्स जो आप हमें बता सके। वो डैनियल पर्ल जो था, ये सर वो क्या होता है, सहाफ़ी था। लेकिन ये जितने सहाफ़ी होते हैं बाहर मुल्क के, यहाँ आते रहते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, ये अंडर कवर एजेंसियों के एजेंट होते हैं।
किसी ना किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो लेकिन उनको पैसे तो एजेंसी देती है, लेकिन वो अपने आप को साफ़ी शो करते हैं। तो वो ये जो तुलबा क्या क्या होता है, तालिबान शालबान के उलमा तालिबान। जो थे ना, इनकी रिसर्च कर रहा था, और करते करते वो बहुत डीप पहुंच गया था। अच्छा, वो चूँकि वहाँ से था, फ्रांस से था, तो फ्रेंच बोलता था। तो एक उसमें लड़का जो मेन था, उमर उसका नाम था, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। और वो उस ज़माने में उनके अब्बा जो थे वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। वो चंदा वंदा जमा करके वहाँ पर, ये जो कौन सा इलाका था वहाँ, साइबेरिया या जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, रोंगिया, रोंगिया, उस नहीं, दूसरा कोई था, रोंगिया नहीं था, सरबीना क्या इस तरह का एस से था कुछ। तो वहाँ पे वो जाता था इमदाद बांटने, और बांटते बांटते वो जज्बाती हो गया। उसने वहाँ सारे जुल्म देखे, उसके दिमाग पलट गए, बस फिर वो रेवोल्यूशनरी हो गया। फिर उसने आया पाकिस्तान में, जहाज़ अगवा किया, और वो लेके चले गए इंडिया। पता नहीं वहाँ, डैनियल पर्ल, नहीं, वो उमर, वो इंडिया में फिर प्रिजनर हो गए थे। वहाँ से फिर उनको वापस लाया गया था। यहाँ आने के बाद उसने, ये क्या नाम था इसका, डैनियल पर्ल से दोस्ती की। चूँकि ये बड़ी फ्लुएंटली फ्रेंच बोलता था, इसने वहाँ स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ था फ्रेंच। इससे दोस्ती वोस्ती हुई। वो फिर इसको मिलने के लिए आया यहाँ मेट्रोपोल पे, वहाँ से फिर वो अगवा हो गया। तो वो कहते हैं कि रोल इसका इतना ही था, वहाँ से बुलाना और आगे हैंड ओवर करना। फिर जिनको हैंड ओवर किया पता नहीं उन्होंने क्या किया, फिर अल्लाह माफ़ करे। फिर नहीं, यहाँ पे जो केस था, जो इंसिडेंट एक हुआ था जहाँ पे शूट किया था उसने, डैनियल पर्ल ने शूट नहीं किया था? नहीं, डैनियल पर्ल तो सहाफ़ी था, खुद बेचारा मर गया, विक्टिम था। उसके पेरेंट्स आ रहे, केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है उन्होंने ये उसमें। अच्छा सर, आपने एक चीज़ यहाँ पे कही थी कि जो लो मतलब एक क्राइटेरिया है ये आपको कुछ समझाने के लिए कि मिडिल क्लास के जो लोग एग्जैक्टली आते हैं, मिडिल क्लास ठीक है, के बड़े बड़े लोग भी आए हैं इसमें। जैसे खालिद अनवर साहब वकील बहुत कामयाब थे, बैरिस्टर थे। वो चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म थे, उनके बेटे थे। इसी तरह मतलब, लेकिन जो AK बुरोई साहब बहुत बड़े वकील गुजरे हैं, वो बेचारे किसी कांस्टेबल वगैरह के किसी के बेटे थे। उन्होंने तरक्की की और वकील बने और ऊपर तक चले गए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ They कि all had जो been coming मिडिल from क्लास middle की जो class, बात हो रही है, middle बट एक हमें फैक्टर मिडिल क्लास इसलिए मैंने लफ्ज़ किया कि इस पेशे में दो तरह की मेहनतें हैं। एक इंटेलेक्चुअल मेहनत कि आपने ड्राफ्टिंग करनी है, मजमून बनाना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, अपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट को एड्रेस करना है, एक तो ये है। और दूसरी लेबर, आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है। सिटी कोर्ट देखा आपने? हमारे ज़माने में लिफ्टें नहीं होती थी, और ना ये बीच में ब्रिज बने हुए थे। हम एक बिल्डिंग से उतरते थे, फिर दूसरी में चढ़ते थे, फिर दूसरी से उतरते थे, फिर तीसरी में जाते थे। मुझे याद है मैं एक दिन में 18 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ता था। लेकिन उसका एक फ़ायदा था कि मेरी कमर जो है 40 साल की उम्र तक 32 रही। नहीं, मैं पूछना सर ये चाह रहा था कि हमें अक्सर ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि सीनियर्स नॉर्मली पे नहीं करते जूनियर्स को, नहीं करते ना, जिससे मिडिल क्लास अगेन या तो सर्वाइव नहीं कर सकते वो नहीं बच्चे। कर पाते, हाँ, या वो उस तरह के आगे नहीं, जा नहीं मगर सकते ये और बेटा, ऐसी प्रैक्टिसेस में आ जाते। नहीं, ये बड़ा फ़कीरी पेशा है। देखें, सीनियर आपको पे नहीं करता। क्या होता है, जैसे मैं भी था ना, मेरे पास 18 जूनियर होते थे। मुझे आधों के नाम भी नहीं आते थे, और उनमें कितने जज बन गए। मेरे 3 जूनियर तो सेशन जज बन के रिटायर हुए, और एक मेरा जूनियर सुप्रीम कोर्ट का जज बन के रिटायर हुआ, अमीर हानी मुस्लिम। ही स्टार्टेड फ्रॉम माई ऑफिस। LLB पार्ट 1 करके आया था, LLB पार्ट 2 उन्होंने मेरे दफ्तर से की, और वहाँ से चलते चलते वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो बात यह है कि पे हम भी नहीं करते थे, लेकिन होता क्या था, जैसे मैंने सुबह मर्डर में बेल कराई, तो श्योरिटी भरनी है, फॉर्म भरने हैं। मैंने जूनियर्स को कहा बेटा फॉर्म भरो। अब वो फॉर्म भरते हैं, जब जो क्लाइंट का वो 2-3 घंटे का काम होता है, बल्कि कई दफ़ा शाम को 4-4 बजे तक रिलीज़ आर्डर नहीं निकलता, उनको बैठना पड़ता है। फिर क्लाइंट्स जो है जाती दफ़ा, उस ज़माने में 2-2, 300 रुपये देते थे, आजकल हज़ारों में दे जाते हैं। तो उन बच्चों की वही पॉकेट मनी हो जाती है। दो दे आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी, लेकिन मंथली जो उनको मिलता था वो सैलरी से बहुत ज़्यादा मिलता था। दिस इज़ हाउ वो सर्वाइव भी कर लेते थे। और जो सिंध वगैरह से इंटीरियर से आते थे, वो यहाँ किराए के मकानों में भी रहते थे, पोर्शन रूम लिए हुए थे, एंड दे कुड पे द रेंट ऑल्सो।
सर आप जज भी अब हम रहे। 18 आदमियों की तो तनख्वाह नहीं दे सकते थे, लेकिन रखना सबको ज़रूरी था, उनकी ज़रूरत भी होती थी और वो लर्न भी करना चाहते थे लाइक स्टूडेंट। जैसे आप देखें ना, ये हाउस जॉब वाले बच्चे होते हैं। हाउस जॉब भी दो तरह की होती है, एक पेड होती है, एक नॉट पेड होती है। पेड बहुत लिमिटेड होती हैं, 5-6 होती हैं, लेकिन और बच्चे जो लर्न करना चाहते हैं वो सारे नॉन पेड ले लेते हैं। तो हमारे पास भी कोई ना कोई 2 जॉब होती थी, एक स्टेनो की, एक मुंशी की, वो तो पेड थी। बाकी जो जूनियर्स आते थे वो लर्नर होते थे, वो लर्न करने के लिए फ्री आते थे। सर आप जज भी रहे हैं, जी। तो कितने स्ट्रिक्ट जज थे आप? अरे यार, मैं तो बड़ा, वो कहते थे, मेरे कोर्ट का नाम था टेंशन फ्री कोर्ट। वहाँ किसी को टेंशन नहीं देता था मैं। किसी एक पार्टी को तो देनी पड़ती नहीं होगी। नहीं, मजाक भी करता था, वही सुलह करा देता था 90%। मैंने हाई कोर्ट की जज भी इस तरह ही चलाई है जैसे ख्वाजा नवीद की अदालत, और हाँ, इतना डिस्पोजल था कि आप यकीन करें कि सोच भी नहीं सकते। नहीं बट सम टाइम आपको ऐसे हीनियस ऑफेंसेस वाले मुलजिम आते हैं, तो उनको आप कैसे डील करते थे? उनकी भी रिजेक्ट कर देते थे बेल। वो रिपोर्टेड केस है मेरा, प्रोसिक्यूशन वाले रोज़ कोर्ट करते हैं। वो रेड हैंडेड लियारी में बंदा पकड़ा गया था, वो मोबाइल शोबाइल छून रहा था किसी ने, उसमें बल्कि 2 लॉयर्स आए थे, वो हमारे बड़े दोस्त भी थे, तो मैंने वो बेल रिजेक्ट कर दी और वो बहुत नाराज़ भी हो गए। मैंने कहा नाराज़ हो जाएं भाई, जो कानून है कानून है। नाराज़गी बाद में नाराज़गी देख अपनी लेंगे, जगह, बाद मना में लेंगे माफ़ी मांग वापस। लेंगे। सर आपकी एजुकेशनल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? स्कूलिंग आपकी सर कहाँ से? मैंने सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक किया। उस ज़माने में लाहौर का सबसे बड़ा स्कूल था। 2 स्कूल होते थे, एक था गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल उर्दू मीडियम के लिए, और एक होता था एचिसन कॉलेज। तो बड़े लोगों के बच्चे जो उर्दू मीडियम मैट्रिक ग्रुप में आते थे वो इसमें आते थे सेंट्रल मॉडल में, और जो उसमें आते थे ये अपना एचिसन में जाते थे। अब हमारे सेंट्रल मॉडल से डॉक्टर नसीम हुसैन शाह साहब भी सेंट्रल मॉडल के स्टूडेंट थे, हमारा आसफ सईद खोसा भी सेंट्रल मॉडल का स्टूडेंट था, और हमारे मौलाना तारक जमील साहब भी सेंट्रल मॉडल के स्टूडेंट थे, और वो तो बल्कि रहते भी हॉस्टल में थे। सेंट्रल मॉडल का हॉस्टल होता था, अब भी शायद है। बहुत बड़ा स्कूल था। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। कराची मेरे फादर शिफ्ट हो गए थे 1967 में, हम यहाँ आए। मैंने डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। पहले साल में मैं वहाँ CR इलेक्ट हो गया। फिर डिबेटिंग सोसाइटी थी, लिटरेरी सोसाइटी थी, उनका मैं सेक्रेटरी हो गया। फिर वहाँ से मेरा ख्याल था BCom करने का, तो मैं प्रीमियर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मैं यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर मैं SM लॉ कॉलेज में आ गया। मुझे वकालत का शौक़ था, और ये इलेक्शन लड़ता था तो इधर ज़्यादा ज़हन था। फिर मैं LLB किया। LLB के बाद फिर मैंने LLM किया। उस ज़माने में LLM की क्लासेस पहली दफ़ा उर्दू लॉ कॉलेज में स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने, उनके खलील साहब एक प्रिंसिपल होते थे, तो उन्होंने मशहूर लोगों को इनवाइट करके एडमिशन दिए थे। तो मुझे भी इनवाइट किया था, तो मैंने LLM में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर मैंने 79 में मेरी शादी हो गई। एक पेपर शायद उसका सेमेस्टर सिस्टम था, वो मिस हो गया, फिर मैं लेट हो गया। फिर मैंने दोबारा SM लॉ कॉलेज से LLM का दाखिला भेजा, और फिर पूरे पेपर दोबारा दिए कराची यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैं बार एट लॉ के लिए चला गया। बार एट लॉ का कैसा एक्सपीरियंस था? कहाँ सर से बड़ा आपने मज़ा आया सर। इनर टेम्पल वहाँ 3 है, लिंकन्स इन है, ग्रेज इन है, और मिडल टेम्पल है, और इनर टेम्पल। इनर टेम्पल सबसे हायर है। इनर टेम्पल के बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में। एक ये है अपना कमाल असफर साहब, एक मैं हूँ, 2 तीसरे थे चीफ जस्टिस बने थे नासरुल मुल्क, और एक हैं यहाँ हमारे कराची में बैरिस्टर नईमुर रहमान साहब, और उनका बेटा अब्दुल रहमान, अभी वो जज बन गया हाई कोर्ट का, तो वो भी इनर टेम्पल के हैं। तो इनर टेम्पल में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लोगों को दाखिला देते थे। मुझे इनर टेम्पल में इसलिए गया कि मेरे वहाँ जो स्पॉन्सर थे बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी साहब, वो क्वीन काउंसिल थे, तो वो वहाँ इनर टेम्पल के वेंचर थे। मैंने उनसे कहा कि मैंने लिंकन्स इन में दाखिला लेना है। उन्होंने कहा नो 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 नो, मियाँ इधर आ जाओ इनर टेम्पल। तो वहीं ले गए। वो वहाँ जाके ट्रेजरार से मिलाया, मेरी जब CV बताया कि हाई कोर्ट का जज रह चुका है, तो वो तो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने अपनी जो कॉन्वोकेशन की हमारी स्पीच थी, तो उन्होंने कहा टुडे पासिंग आउट वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ दी सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। लेकिन उन्होंने करेक्ट नहीं किया, बोला चलने दो।
सुप्रीम कोर्ट का ही समझेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट का ही चला दिया। अच्छा सर, आज के दौर के हिसाब से जी आपको जी। लगता है कि बारट लॉ वर्थ इट है जितना वो एक्सपेंसिव है? क्या उस तरह की ग्रूमिंग वो दे रहे हैं? और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है ग्रूमिंग के हवाले से, या कैसा एक्सपीरियंस रहता है नहीं नहीं ओवरऑल? सर, बात यह है कि अब तो हर बंदा, ये आप देखें कोर्ट के अंदर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आ गए हैं ये LLB लंदन का कोर्स करके। बच्चे जो हैं ये 2-2 साल में डेनिम से, और कौन सा है, ज़ैबिस्ट है, 5-6 स्कूल खुल गए हैं, अब तो लिकोल है, सब ने 2 साल में LLB लंदन कर लिया है। उन सब ने अपने कार्डों पे बैरिस्टर लिखना शुरू कर दिया है, हालांकि उनमें किसी ने मनोड़ा भी नहीं गया कोई। यहाँ नहीं से सर, बैठ इसमें के एक प्रोग्राम बार ट्रांसफर कोर्स यूके ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया हाँ है, वो for कर example। सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ताकि O लेवल किया हुआ है, A लेवल किया हुआ है, बड़ी अच्छी क्वालिटी आ गई है लॉयर्स की। अब बच्चे सारे इंग्लिश स्पीकिंग हैं, O लेवल A लेवल किया हुआ है, फिर उन्होंने LLB लंदन का कोर्स किया हुआ है। बाकी ये बैरिस्टर गलत लिख रहे हैं, दे शुड नॉट राइट। हाँ, बन जाए बैरिस्टर तो जरूर नहीं, बार लिखें। स्टैंडर्ड बोर्ड ने सर एक रिसेंटली, बहुत रिसेंट चीज़ है, एक नया फार्मूला, उन्होंने एक नई परमिशन दी है बेसिकली जो नॉन यूके कंट्रीज़ हैं यूके के अलावा, हाँ कि आप एक हमारा बार ट्रांसफ़र टेस्ट, आप वो मॉड्यूल जो बार लॉ में आप पढ़ते हैं वही आपको यहाँ से पढ़ाते हैं, अच्छा और आपके एग्ज़ाम सेंट्रलाइज्ड होते हैं। अब तो ऑनलाइन हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो उसके बाद वो आपको अच्छा, ये फिर हमारे अनरजिस्टर्ड, बाद की चीज़ है, जी फिर जी हमें नहीं पता ये चीज़। जी, हाँ, अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर होता है। आई ऑल्दो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आप देखें बार लॉ, मैं तो एक्चुअली नहीं, वहाँ फिर प्रैक्टिस के बाद लाइसेंस लेने के लिए, यहाँ बेशुमार हमारे ज़माने के भी बैरिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ प्यूपलेज नहीं की भी, तो वहाँ लाइसेंस लेने के लिए आपको 2 साल प्यूपलेज करनी पड़ती है। लेकिन प्यूपलेज का सबसे बड़ा मसला ये है कि प्यूपलेज वहाँ मिलती नहीं है, ना पेड मिलती है ना नॉट पेड मिलती है, कोई देता ही नहीं है प्यूपलेज। नतीजा ये है कि वो आधे जो आ गए हैं बैरिस्टर सारे, वो नॉन रजिस्टर्ड हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है टू प्रैक्टिस देयर, क्योंकि उनकी प्यूपलेज नहीं है। वो बैरिस्टर हैं बट दे हैड नॉट डन द प्यूपलेज। सर आपने, और मुझे जो है वो मुझे प्यूपलेज से एग्जम्पशन मिल गई थी बिकॉज ऑफ बीइंग हाई कोर्ट जज। मैंने लिख के दिया था कि मुझे कोई प्यूपलेज देता ही नहीं है बिकॉज आई हैड बिन हाई कोर्ट जज, और मेरे 118 रिपोर्टेड केसेस हैं लॉ जर्नल्स में। लोग 50-50 साल जज रहे हैं, उनके 50 केस नहीं हैं। मैं 1 साल रहा हूँ, मेरे 112 केसेस लॉ जर्नल्स में रिपोर्टेड हैं। एक साल में? जी, 1 साल में। मैंने उसकी किताब भी छाप दी है, आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर, मैं आई विल बी ले ऑनर्ड। लेना ले लेना। तो उसमें फिर बल्कि आपको, इसमें मेरे पॉडकास्ट को दिखा भी देना, पता नहीं अभी मैं बिल्कुल, नीचे मैं देखता हूँ, अगर गाड़ी में हुई आप तो मुझे आपको अभी दे दीजिएगा, दूंगा, मैं अभी दे दूंगा, मैं लगा भी बल्कि दूंगा लिख उसको। के दूंगा। एग्जैक्टली तो सर आपको मतलब आप फिर रजिस्टर्ड बैरिस्टर हैं वहाँ पे? आई एम रजिस्टर्ड बैरिस्टर। मैं तो 2 साल तक उनकी बार की फीस भी भरता रहा हूँ। पहले वो 250 पाउंड थे तो मैं दे देता था, अब वो 850 पाउंड हो गई, तो ये पाउंड बना के कन्वर्ट करना बहुत है। फिर मैंने अब नहीं दी, मैंने कहा जब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, जब करूँगा तो जाके एरियर्स दे दूंगा सारे। तो कभी आपने अब वहाँ यहाँ से बनवा के वहाँ मुश्किल होता पे, है। कभी आपने केस वहाँ पे प्रोसीड किया नहीं उनकी किया कोर्स में? नहीं है, दिल है बहुत करने का, तो आप कभी भी कर लेंगे जब मौका मिला। जब मौका मिला। अच्छा सर, आप पॉलिटिकल टॉक्स, आपके हम टॉक शोज देख रहे होते हैं, आप पॉलिटिकल तजियाकारी आप बेसिकली कर रहे होते हैं, तो कौन सी पॉलिटिकल मैंने पार्टी? एज ए एंकर भी किया है काम तकरीबन 1 साल तक, फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा अपनी प्रैक्टिस सफ़र कर रही थी। मैंने किया था बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, न्यूज़ 1 के ऊपर, और बड़ा पॉपुलर शो था, उसकी बड़ी रेटिंग थी। आजकल तो बड़ा खतरा भी है सहाफ़ियों को, आजकल के दौर में तो ये बिल्कुल खतरनाक, है, बिल्कुल प्रोफेशन ही है। खतरनाक हो गया। हो गया है। तो आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपकी नहीं फेवरेट मैंने है? कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। मज़े की बात है, मैं आसफ जरदारी साहब के साथ और बेनज़ीर साहबा के साथ भी रहा बहुत लंबा अरसा। मैं नवाज़ शरीफ का वकील भी रहा, और उसके बाद ये 2 ही मेन पार्टियां थीं, दोनों के साथ में रहा, दोनों के केसेस किए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। नहीं, आप ज़ाहिर हमारी एक सोसाइटी में रहते हैं, तजियाकारी भी करते हैं, हर इंसान की कोई ना कोई पसंद नापसंद होती बेसिकली है। मेंटली आई एम लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट क्या है? लेफ्टिस्ट जैसे उस ज़माने में पीपल्स पार्टी निकली थी, तो वो तो पूरे सोशलिज्म पे उस पर आई नहीं थी, लेकिन हम जो स्टूडेंट थे तो NSF में होते थे, नेशनल स्टूडेंट्स नेशनल फेडरेशन। स्टूडेंट फेडरेशन में थे। तो अभी कोई अब पाकिस्तान कोई नहीं, फिर पॉलिटिकल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। थोड़ा सा इसकी तरफ टिल्ट था, इमरान खान की तरफ। मैं यही पूछने लेकिन वाला हाँ, था वो आपसे। वो रहा, बहुत रहा। आई हैड लाइकिंग फॉर द मैन। एक तो ये कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑनेस्ट था, लेकिन आई हैड लाइकिंग फॉर हिम। हीरो है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, अच्छे अच्छे काम किए हैं उसने। वो अपना हॉस्पिटल बनाया है, शौकत खानम, और उस ज़माने में चंदे वंदे जमा हमारे बच्चे भी देते रहे हैं स्कूलों में, तो हम पे तो मैं ही करता था।
आप समझते हैं कि इमरान खान गवर्नेंस कर सकता है मुल्क की, या उसमें वो गट्स या वो नॉलेज उसके पास है कि एक मुल्क कैसे चलता है? सर 4 साल उन्होंने चलाया है, लेकिन कोई गवर्नेंस इतनी ख़ास नहीं थी और उसकी वजह से चला नहीं। तो आपने सर एक शो भी किया, ख्वाजा नवीद की अदालत। ख्वाजा नवीद की अदालत बहुत पॉपुलर शो है सर। बेसिकली वो एजुकेशनल प्रोग्राम था। मैं कॉमन मैन को, हाउस वाइफ्स को लॉ सिखाना चाहता था, लेकिन वो मेरी आदत की वजह से वो विटी बन गया और फिर वो ज़्यादा ही विटी हो गया और फिर वो बहुत ही ज़्यादा चल गया। 10-12 साल चलाया हमने। बीच में मैं हाईकोर्ट का जज बन गया था, तो वो मैंने लाइव शुरू कर दिया था हाईकोर्ट में। वो सेम वही पैटर्न वही आप follow सेम करते? पैटर्न 100% सेम था। और इसीलिए उतना रश होता था, एंड तक लोग उसको देखने बैठे रहते थे। इसका आइडिया बेसिकली किसने ये दिया मेरा था? अपना आइडिया था, ये बड़ा मज़ेदार था। ये ताहिर खान साहब TV1 के मालिक हैं, तो इनको जब ये चैनल मिला तो इन्होंने मुझे कहा कि यार हमें चैनल मिला है, तो मेरे चैनल के लिए कोई लॉ रिलेटेड प्रोग्राम करो। तो उस ज़माने में ARY पे मेरा दोस्त ही था, काशिफ सेंटर में थे वो, रज़ा हाशमी साहब, यंग लड़का था, इक़्तिदार अली हाशमी साहब का बेटा था। वो ARY के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था लॉ का। तो वो क्या करता था कि रात को मतलब 2 सीनियर लॉयर्स बिठा लेता था और पूछता था कि सर ये गिफ्ट डीड पर कितने के टिकट रखते हैं, कौन गिफ्ट कर सकता है, कौन सा गिफ्ट वैलिड है, कौन सा वॉइड है, कौन नहीं कर सकता। तो इस तरह के सवाल जवाब। तो मैंने ताहिर खान से कहा कि यार मेरे से तो ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा और मैं सीनियर आदमी हूँ, या तो कोई मुझसे सवाल पूछे तो मैं उसके जवाब दूँ। तो कुछ बहस हो रही थी, सारे बंदे बैठे थे, कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा था। मैंने जाना था सिंध क्लब लंच पे, तो मैं एकदम खड़ा हो गया। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, अपनी अदालत खोल लेते हैं। ये कह के मैं बाहर निकला तो मेरे पीछे भागते हुए ताहिर साहब लिफ्ट तक आए, कहने लगे उसका नाम भी रख देते हैं ख्वाजा नवीद की अदालत। ये इस तरह से प्रोग्राम बन गया। अदालती प्राइवेट बना दी। हाँ, प्राइवेट अदालत को अपनी खोल लेते हैं। अब आगे सुनो। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा मुंशी आया कमरे में, कहता है सर वो 5-6 बच्चे आए हैं और वो लड़कियां भी हैं, वो कहते हैं कि हमें ताहिर साहब ने भेजा है कि ख्वाजा साहब के साथ मीटिंग करो। तो मैंने उनको बुला लिया, तो वो कंप्यूटर उठा के लाए थे। मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि बेटा आप पहले कभी कोई अदालत वगैरह से कोई तजुर्बा है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा अदालत देखी है? कहने लगे नहीं। मैं कहा फिर मैं आपसे जो बातें करूँगा आपको तो समझ ही नहीं आएगी। मैंने अपने मुंशी से कहा कि बेटा ये 10 केस निकालो, फैमिली केसेस, डाइवोर्स के, इसके अपना खुला के और रेंट केसेस, सारा एक बंडल बांधो। मैंने कहा बच्चों ये ले जाओ, इनको गुम नहीं करना, ये पेंडिंग केसेस है हमारे। आप इसको पढ़ के 2 दिन के बाद मेरे पास आओ, फिर जब हम बातें करेंगे तो आपको समझ आएंगी। वो ले गए, पढ़े लिखे बच्चे थे और बहुत एफिशिएंट थे। वो एग्जैक्टली 2 दिन के बाद आ गए। 2 दिन बाद आए तो एक आपकी उम्र का लड़का था, उसने लैपटॉप उठाया हुआ था, उठा के सीधा उसने मेरे मेज़ के ऊपर रख दिया। कहता सर देखें ये अदालत है, ये आपकी कुर्सी है, ये आप बैठे हुए हैं। वो पूरा कोड बना के ले आया। मैंने कहा वेरी गुड। बस फिर हमने शुरू कर दिया। पहला प्रोग्राम हमारे ऑफिस में था, एक केस, एक लेडी डॉक्टर थी, शी वांटेड खुला फ्रॉम हस्बैंड, तो उसी केस को हमने पिक्चराइज किया। तो वो जनाब इतना पॉपुलर हुआ कि वो TV1 वालों ने मेरे ख्याल में 7 के 8 दफ़ा चलाया, सुबह दोपहर शाम। वो बस एक चल गया, ट्रेंड बन गया। फिर तो हमने एक दिन में 4-4 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए और फिर वो प्रोग्राम पता नहीं 10 साल के करीब चल गया। मैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि उसका नाम भी फिर वही रहा, ख्वाजा नवीद की अदालत। एग्जैक्टली सर, आप ही की अदालत थी, आप बैठे हुए थे उसमें। बट सर जो वो लोग होते थे, जो हमने देखा कि आपने मैंने भी काफ़ी सारी एपिसोड्स उसके देखी है। एक एपिसोड में तो मेरे ख्याल में आपने कुछ टाइम दिया था कि इतना अरसा ये लोग साथ रहें। हाँ, वो वाला भी एक वो एपिसोड मेरे था। अपने दिमाग के फैसले होते थे। वो फैसले आपके अपने होते थे, स्क्रिप्टेड, और जो इश्यूज होते थे वो अच्छा, इसमें इस शो की सबसे बड़ी बात जो थी जिसकी वजह से पॉपुलर था, इसमें रिटन स्क्रिप्ट नहीं था। लोगों को बता दिया जाता था कि आप नंद हैं और ये भावज हैं, ये आपको ये कहती है और आपने ये कहना है। तो वो कहती थी कि सर आप इसको छोड़ दो ना, इसको तो मैं खुद निमट लूँगी। और वो फिर अपनी लड़ाई खुद लड़ती थी अपने घर की। तो जो एक नॉर्मल घरेलू लड़ाइयाँ हैं हाँ, वो उनको खुद आती थी। तो और इतने टैलेंटेड थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़ी उम्र की औरत थी और एक कुंवारी लड़की थी, वो हमने बहू बनाई हुई थी। तो बेटा जो था, यंग लड़का था,
वो माँ के साथ यहाँ बैठा था, वो लेडी के साथ। तो लेडी ने क्या किया, अचानक उस बच्चे का मुंह यूं पकड़ लिया और कहने लगी, देखें जज साहब, मेरा बेटा कितना कमज़ोर हो गया है, बहू ज़रा ख्याल नहीं रखती। तो बहू एक्सटेम्पोर कहती है, पहले कौन सा अदनान समी था? मैंने उससे सोचा, मैंने कहा यार इसके दिमाग में अदनान समी कहाँ से आ गया? एक्सटेम्पोर, इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारे। तो सर वो कोई रियल केसेस होते थे, रियल लाइफ कहानियाँ असली होती थी, लेकिन बंदे डमी बिठाते थे। शुरू में हमने कोशिश की थी असली बंदे बुलाने की, एक पार्टी आ जाती थी, दूसरी आती नहीं थी। तो सर जो आपने एक वहाँ एक हमने जो किया था एक असली पार्टियों का, वो ये महमूदा पास के पास वो जो रेलवे लाइन है ना, वो आगे जाते हैं, उसके कोने के ऊपर एक बाप ने बिल्डिंग बनाई थी 2-3 मंजिला। तो अब वो उसमें 2 के 3 भाई रहते थे, बहनों को कोई हिस्सा नहीं देते थे, बहनें गरीब थी, उनके खर्चे नहीं चल रहे थे, नीचे 6 दुकानें थीं। मैंने उसका फ़ैसला ये किया कि दुकानें किराए पे दे के दुकानों का किराया बहनों में तकसीम किया जाए और भाई जो है वो ऊपर 3 मंजिलों में रहें। तो ये सारा फ़ैसला करने में 6 घंटे लग गए, फिर भी वो खुश नहीं थे। मैंने तो फ़ैसला कर दिया, तो वहाँ तो सारे हाँ करके चले गए कैमरे के आगे, लेकिन लग रहा था कि दे वर नॉट एग्री। वो भाई किराए देने के लिए तैयार नहीं थे। ऑब्वियसली वो कैमरा के सामने रियल हाँ, वहाँ तो हाँ, वो एक एक्स्ट्रा ड्रामा भी वहाँ पे बन सकता है, कोई पता नहीं होता कब You never know। यू नेवर नो कि कब लड़ाई हो जाए। हाँ। लड़ाई हो जाए और एक ऐसा ड्रामा वायरल ड्रामा बन जाए। तो वही फिर हमने स्टॉप कर दिया। अच्छा सर, वहाँ पे आप ड्रामे में एक हैमर अपने हाथ में हमेशा पकड़ के रखते थे, तो क्या वो रियल कोर्ट में भी होता है या सिर्फ ड्रामों में ही होता है? आप हाई कोर्ट में जज रहे हैं, तो क्या वहाँ पे भी ये हैमर? नहीं, हाई कोर्ट में हमारे हाथ में कोई हैमर शैमर नहीं था। हाई कोर्ट में तो जो तो पीछे आते हैं ना फरिश्ते, उनके हाथों में वो लंबा डंडा होता है, उठा करके मारते हैं। सुबह आपने भी देखा होगा जी। वो तो ऐसे बताने के लिए कि जैसा जज साहब आ रहे हैं। आजकल तो हाँ। दरवाजे पे हाथ मार देते हैं या लात से कर देते हैं। वो डंडे वाला दौर भी अब सिस्टम जाता जा रहा है, सिस्टम थोड़ा जदीद हो रहा है, हर चीज़ वो डिटोरेट हो रही है। अच्छा सर, जो आप आप ख्वाजा नवीद की अदालत में जो ड्रामा था, उसमें जिस तरह से केसेस को आप डील करते थे, अगर सिमिलर नेचर के केस आपके पास अगर रियल अदालत में आते थे? किए ना, 1 साल पूरा चलाए हैं। क्या मैं आपको बुक देता हूँ, आप पढ़ें, वो जो फैसले हैं मेरे, 1-1 पेज का फैसला है। मैंने ट्रेंड नया दिया, ओपन कोर्ट में बैठ के लिखवाता था, 1.5-2 पेज का फैसला होता था, वही रिपोर्ट भी हो जाता था। बट लॉ में उसकी कोई गुंजाइश उस तरह की हाँ, नए जदीद जदीद आ गए ना, वो तो रिपोर्ट हो गए, तो फिर हो गई ना। मेरे कई केस आप होल्ड हुए, बाद में दूसरे जजों ने उसको फॉलो किया, सुप्रीम कोर्ट से मेरे केसेस आप होल्ड हुए। सर, हाउ इज़ लाइफ एज अ जज? एक आप बार और बेंच के सर, जज के तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने 40-50 साल हो गए वकालत करते हुए, जजी तो सिर्फ 1 साल की है, लेकिन आई वॉज मोर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एज ए जज। फ़र्क ये था कि एज ए लॉयर मैं स्ट्रगल करता हूँ और दूसरों के लिए रिलीफ लेता हूँ। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। इसका एक अपना मज़ा है स्ट्रगल का। लेकिन वो एज ए जज बैठ के मैं रिलीफ देता था, तो रिलीफ देकर जो मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन होती थी, आई वाज सो हैप्पी कि आज मैंने फलाने का काम कर दिया, आज मैंने बेवा का बेटा छोड़ दिया, आज मैंने ये कर दिया। मेरा दिल बड़ा खुश होता था, दे के खुश होता था। आदत देने की है, तो आई एंजॉयड माई जॉब सो वेल। आज तक मतलब मैं याद करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लोग भी याद करते हैं। तो इट वाज जॉब सेटिस्फैक्शन थी। पैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं वकालत में, उसमें कम मिलते थे, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत थी। आपने कहा 1 साल बाद वैसे ही कंफर्म नहीं वो होना, तो मैंने होना ही नहीं है, तो उधर जाना ही तो जाना है। 1 साल इसको खूब एंजॉय करते हैं। खूब एंजॉय किया, खुद भी किया, लोगों को भी कराया। तो सर, जब बंदा उस जज की कुर्सी पे बैठता है, हम हाँ। देखते हैं कि सेंस ऑफ अथॉरिटी आ जाता है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक आ जाता है अक्सर जजेस में। वकला वो के फिर साथ अब थोड़े में ज़्यादा डल जाए तो वकला के साथ आप भी ये चीज़ एग्री करेंगे शायद इससे मुझसे कि वकला के साथ बात करने का उनका तरीक़ाकार, ऑब्वियसली कुछ अर्सा पहले तक वो भी बार में होते हैं और वही सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, जो उनके सामने अगर आती हैं तो वो गुस्सा भी हो रहे होते हैं। तो मैं तो सर मजाक भी करता था। वो उन्होंने कहा वकील साहब बीमार हैं, मैंने कहा इनको पपीते का पानी पिलाओ। नहीं, तो इस एलिमेंट को आप किस तरह से देखते अच्छा, हैं? मैं गया हैदराबाद सर्किट बेंच में, तो बड़ा मज़ा आया कि वो सारे वकीलों ने वहाँ सेटिंग की हुई थी कि जी अदालतों का बाइकआउट है। तो दोनों वकील आते थे, एक एडजर्नमेंट मांगता था, दूसरा कंसेंट देता था, जज साहब एडजर्न कर देते थे। मैं जब गया तो पहला ही था ना वो केस, इतनी मोटी फाइल थी रिवीजन की,
वो वहाँ के हिंदू वकील हैं, वो रेवेन्यू का काम करते हैं। तो वो बच्चा उनका आया जूनियर एज़ यूजुअल, उन्होंने कहा जी वकील साहब बीमार हैं। मैं कहा खैरियत तो है। मैंने कहा यार मेरी तरफ से पूछना। वो सिविल रिवीजन थी। मैंने कहा कि एडमिट, और उसमें स्टे की एप्लीकेशन, मैंने कहा स्टे ग्रांटेड। वो तो जनाब बड़ी धूम मच गई एक ही दिन में। उसके बाद 2-3 थी प्री अरेस्ट बेलें इंटरम चल रही थी। मैंने कहा ये 8 महीने से इंटरम चल रही है, अभी तक नहीं कंफर्म हुई, क्यों नहीं कंफर्म हुई? मैं कहा बेल कंफर्म। 5-6 जो मैंने किया तो पता चला सारे वकील भाग के आ गए, कोर्ट भर गई। और वो उनके जो मुंशी और क्लाइंटों की बात लड़ाइयाँ हो रही थी, वो उनसे फीसें मांग रहे थे। वो कह रहे थे हम अपना केस खुद लड़के आए हैं। आपने वकला का नुकसान कर दिया, एक सारे के सारे आ तारीख गए, में डिस्पोज कर हड़ताल ही खत्म हो गई 3 दिन में। केस ही जल्दी से खत्म। सर आपने किसी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की है अपने ड्यूरिंग जजशिप? नहीं, मैंने डेथ सेंटेंस नहीं दी। मैंने डेथ को कम्यूट करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में उनको कम किया है, कम्यूट किया है। बेसिकली वो बनते नहीं होते थे या आपका दिल नहीं चाहता था किसी को डेथ सेंटेंस देने नहीं, का? वो इस तरह से था जैसे 8 आदमियों ने मिल के अटैक किया, फिर बंदा एक मर गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक को डेथ सेंटेंस दे दी सेशन जज ने, बाकी सारे वगैरह वाले, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी से 8 साल, 34 में सबको 34 में सबको रगड़ दिया। तो मैं वो करता था, मैं कहता था कि देखें जो वगैरह वाले हैं उनको तो ऑलरेडी अंडरगॉन कर दें, और डेथ सेंटेंस वाले की उम्र कैद कर देता हूँ। तो बट समटाइम वो 34 का एलिमेंट हो सकता है वगैरह में, तो आप उसको किस तरह से तो जज वो करते ऑलरेडी थे? 7-7 साल से अंडर ट्रायल प्रिजनर बंद पर पड़े हुए थे, तो उसमें सजा ही मैक्सिमम 5 साल बनती थी, वो 7 साल गुजार चुके थे। सर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का एक बड़ा हमारे पास 382 बहुत बी में ना, बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं, और लॉ तो 1 साल तक के लिए इजाज़त देता है, 6 महीने साल की। तो आप क्या समझते हैं कि जो ट्रायल जिन प्रिजनर्स का हो रहा है, क्या सर उनको देखिए, मैं बेल तो होनी- सारी ज़िंदगी जो है ना क्रिमिनल साइड पे वकील था, हाँ। तो मेरा तो काम ही यही था बेल लेना। हम तो बेल मांगते हैं और बेल मैंने देता भी था, लेकिन बात यह है कि अब जिस तरह क्राइम बढ़ गया है और ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया है, मेरी पुलिस वालों से भी बातें होती हैं, वो कहते हैं कि सर अंडर ट्रायल जितने दिन ये अंदर रह जाएगा ना, इतने दिन डकैतियाँ रुक जाएंगी। ये जिस दिन बाहर आएगा अगले दिन फिर शुरू हो जाता है। तो मतलब नहीं ये मिल प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो हमारे यहाँ आजकल वो एमपीओ के ऑर्डर्स भी हैं। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक एमपीओ है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर पड़ा रहता है 8 साल, वो कहते हैं बाहर सुकून रहता है। तो ये एमपीओ जो स्पेसिफिकली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हाँ, उस जमाने में होती थी। हाँ, अभी भी होती है, वो आज पुराना भी होती है। हाँ, लॉ तो अंग्रेज के ज़माने का चलता आ रहा है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? बहुत सारे मुल्कों ने इसको इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। हमारे यहाँ भी सारी जो रेट पिटिशन फाइल होती थी, वो अगले दिन उसको उड़ा देते थे। उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आप फौरी तौर पे जब एमपीओ लगती है तो आप होम सेक्रेटरी को दरख्वास्त देते हैं, वो उसको विड्रॉ कर लेता है मोस्टली। जब तक आपकी कोर्ट में पिटीशन चलती है तो वहाँ से जवाब आ जाता है कि हमने उसको छोड़ दिया है। डीसी साहब नहीं लगा देते हैं, नहीं लगा देते, फिर नई पिटीशन फाइल करें। नहीं करें। सर एनी मेमोरेबल केस जो कि आपने एज अ जज डील किया हो अपने? सब बड़ा मज़ेदार है। मैं पहले भी बता चुका हूँ एक और इंटरव्यू में, मैं हाई कोर्ट का जज था और बेनज़ीर साहिबा का मर्डर हो गया, तो मैं एज ए हाई कोर्ट जज पूरे सिंध के कोर्टों का, मैं एंटी टेररिज्म कोर्टों का इंचार्ज जज था, तो रिमांड मैं देता था। तो हम पूरा कोर्ट का काम ख़त्म करके 1:30 बजे भी अपने चैम्बर में आए, तो मेरा रीडर भागा हुआ आया, उसने कहा सर पुलिस वाले क्लिफ्टन थाने वाले 100-150 आदमियों को लेकर आए हैं रिमांड के लिए। तो वैसे तो रिमांड हम चैम्बर में ही दे देते थे, उसने कहा 150 आदमी हैं। मैं कहा कोर्ट दोबारा लगाओ। मैं जाके कोर्ट में दोबारा बैठा, पूरा स्टाफ बैठा, वो 150 आदमी थे। तो उनमें से एक लंगड़ा फ़कीर भी था, और वो ऐसे लंगड़ा के आगे आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही बैठते ही पूछा, मैंने कहा ओए तुमको कहाँ से पकड़ा? कहता है हमको अब्दुल्ला शाह गाजी से पकड़ा। मैं कहा तुम उधर क्या लेने गया था? बोला हम उधर चरस लेने गया था। मैंने कहा चरस मिला? कहता है नहीं। मैंने कहा मंगाऊँ? कहता है हाँ। मैंने आईओ को कहा, मैं कहा ये किसको पकड़ लाए हो? ये हाई कोर्ट के जज को कह रहा है चरस मंगा के दो। मैंने कहा दिखाओ मुझे अपनी फ़ाइल, क्या है इसके अंदर? फ़ाइल मैंने ली, तो उसमें एक एफआईआर की कॉपी थी कार्बन की, जो पढ़ी भी नहीं जाती थी, और उसके साथ ये 150 आदमियों की लिस्ट थी। सर ये 150 आदमी, कोई किसी के ऊपर ना एविडेंस थी, कैसे पकड़ा, क्या किया? मैंने उसको बड़े सवाल किए। मैंने कहा भाई इनको कैसे पकड़ा तूने, कहाँ से लिया, ये किया? मैंने उन सब को कहा कि मैं आपको
पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारी पावर थी पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ना, रिमांड डिक्लाइन किया। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना पाकिस्तान में कि किसी जज ने रिमांड देने से इनकार किया हो। इंडिया का मैंने एक दफ़ा पढ़ा था अखबार में कि इंडिया में मजिस्ट्रेट के पास इंदिरा गांधी को पेश किया तो मैजिस्ट्रेट डिक्लाइन टू गिव रिमांड, और उन्होंने सेक्शन 63 में इंदिरा गांधी को छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ मैंने 150 बंदा छोड़ दिया। अब छोड़ते वक्त मैंने ये सुनो, बड़ी समझनीय बात है, मैंने उन सब को कहा कि देखो मैं तुमको अपनी ज़मानत पे छोड़ रहा हूँ, 7 दिन के बाद आपने यहाँ आना है, मैं डेट दे रहा हूँ। अगर तुम में से कोई एक आदमी भी गैर हाजिर हुआ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, और सब को छोड़ दिया। सर आप यकीन करना, 7 दिन के बाद हमने हाज़िरी ली, पूरे के पूरे आदमी मौजूद थे, बल्कि वो लंगड़ा फ़कीर भी नहा के आ गया था और वो हीरो बना हुआ था क्योंकि उसकी वजह से सारे छूट गए थे। तो हाथ हिला रहा था, तो मैंने कहा मैंने तुम्हें देख लिया बैठ जाओ। तो फिर मैंने आईओ से पूछा कि भाई कुछ लाए हो इनके खिलाफ एविडेंस? कहता नहीं जी, नो एविडेंस। फिर हमने सबके डिस्चार्ज कर दिया, पर्सनल बॉन्ड भी। तो एक तो ये बड़ा मेमोरेबल केस था। तो पर्सनल बॉन्ड मतलब आपने पर्सनल बॉन्ड दिया था? वो ऑफिस लेता है। हाँ, ऑफिस लेता है, बट उस चर्सी का जो उसने भी फकीर था, साइन किया होगा ना, वो तो पुलिस वाले खुद ही लगा देते हैं अंगूठे। तो आपने सबको फिर बाद में सबको छोड़ दिया। अच्छा सर, अभी एक थोड़ा सा अगर करंट अफेयर्स पे हम बात करें तो एक कनाल्स का बड़ा इशू चल रहा है, जो हाँ। 6 कनाल्स दरियाई सिंध से निकाली जा रही हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं कानून की नज़र से? सर और ये बन गया है अब बेसिकली पॉलिटिकल इशू, और ख़ास तौर पे अब हमारे लॉयर्स भी इसमें कूद पड़े हैं। आज भी उन्होंने कहीं धरना दिया हुआ है, और वहाँ बड़ी सख्त गर्मी है जहाँ धरना दिया है। अभी मैं गया हुआ था वहाँ उसकी किताब की इनॉग्रेशन में, वो बता रहे हैं कि आधे लॉयर वहाँ बीमार हो गए हैं जो धूप में बैठे हुए हैं, इतनी सख्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पे। तो अब ये केनाल का मसला ये सियासी लेवल पे है, ऊपर लेवल पे इकोनॉमिक मसला है। वो चोलिस्तान को आबाद कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब ने खुद किया है, और वो जो मिनट्स दिए हैं डॉन ने छापे हैं, तो सारा कुछ तो हो गया है। अब ये खामखा वकाला जो हैं उसके अंदर कूद पड़े हैं। अब हम भी वकील हैं, अब हम चूँकि उनके मातहत हैं, वो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, तो जो उन्होंने किया है हमें तस्लीम खाम है। आप ऑन करते हैं ऑन करते हैं सर, ज़्यादा हमारे लीडर हैं। फर्द वाहिद कुछ नहीं होता, आपने तंजीम के साथ चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एज पर्सन तो आप उसको क्या समझते हैं कि सही किया गया है, गलत हुआ है? सर मुल्क को आबाद करना है। देखिए चोलिस्तान भी हमारा ही मुल्क है, सिंध भी हमारा मुल्क है। अब यहाँ पर यह है कि अगर वो डेजर्ट को आबाद करने में, अगर यहाँ आप लोगों के बने बनाए आम के बाग 100-100 साल पुराने अगर वो जल जाए, तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अब हमारा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनके आम के बाग हैं उनको तो रात को नींद नहीं आती होगी कि यार पानी नहीं मिलेगा, पूरा बाग ही जल जाएगा। तो आम का बाग लगाने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। ये तो सिर्फ आम कह रहा हूँ ना, अमरूद के भी होते हैं और भी चीज़ों के होते हैं, तो बाग सारे फ्रूट के हैं। गन्ना उगता है, जो लोग राइस की फसल उगाते हैं उनको भी पानी चाहिए, और राइस लाखों करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट होता है। कल उनका नहीं उगेगा तो क्या करेंगे वो? एग्जैक्टली सर। वो फिर हमारी तरह आके वकालत सिंध करेंगे। वैसे ही काफ़ी मतलब चीज़ें काफ़ी उगती हैं, हाँ तो ऑब्वियसली फार्मिंग बहुत हाँ, तो नहीं होगी तो फिर वो हमारी तरह वकालत करेंगे। वकालत मेरे ख्याल में वो जले हुए बाग में ही चले जाए, जले बाग से ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो चोलिस्तान का वो डेजर्ट है, उसे आबाद करने का बेनिफिशरी कौन है? वो ज़मीनें किसकी सर हैं? अभी देखें हम वहाँ फ़िलहाल तो वो लहसुन क्या होता है वो उगा रहे हैं। ये जो अपना जानवरों के खाने का वो होता है, वो फसल कहते हैं 3-3 महीने में आ जाती है। वो सारा हम एक्सपोर्ट करेंगे यूएई में, वहाँ ऊँट खाएंगे, हमारे पास दिरहम आएंगे, डॉलर आएंगे, वो डॉलर फिर हम कहाँ जाएंगे? सर आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में आपसे एक इंटरव्यू किया गया था जिसमें आपने कहा था कि ये ह्यूमन राइट्स हैं पाकिस्तान में, बट किताबों में और किताबें अलमारी में बंद हैं। बिल्कुल। तो उन किताबों सारी बातें याद है आपको? अलमारी से बाहर कैसे निकल? ऑब्वियसली सर, उसमें मट्टी पड़ी होती है सर। आपकी बातें हम शौक से सुनते हैं, हमें याद हो जाती हैं, आपके शो सारे देखते हैं। वो किताबों में लिखी होती हैं ह्यूमन राइट्स, और वो किताबें शेल्फ में पड़ी होती हैं, मट्टी पड़ी होती हैं। निकलेंगी कैसे? बस सर देखते रहे, ये देखें खुद ब खुद जैसे डेमोक्रेसी अपना रास्ता खुद बनाती है, बनाएगी। वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। तो जब ज़्यादा जुल्म होगा तो ह्यूमन राइट्स खुद ब खुद
पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये पुराना शेर है, जुल्म जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो जब जुल्म बढ़ता है तो फिर इंसाफ खुद ही खड़ा हो जाता है। सर आप जुडिशरी में भी रहे हैं, जज रहे हैं, तो डू यू थिंक कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है पाकिस्तान में? सर ये जुडिशरी नहीं, एक्चुअली बंदा होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। जुडिशरी तो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। अगर एक बंदा ही डरपोक है, अब आप उसको जज बना के बैठा देंगे तो अब आप कहें कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें कुछ जुडिशरी का कसूर नहीं है, बंदे का कसूर है। बड़े बड़े बहादुर हमने देखे हैं जो हमें लगता था पता नहीं शायद मुल्क चेंज कर दें, जब वो सीट पे बैठे वो तो फिर ये हो जाता है ना, वो डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब ने भी कहा ना कि कभी अपनी नौकरी बचानी होती है। अगर आपको नौकरी ज़्यादा प्यारी है तो फिर ह्यूमन राइट्स तो चलता ही रहता है। नहीं, जजेस का थोड़ा सा और भी मसले मसाइल है ना, ह्यूमन राइट्स क्या पता उनकी पिटिशंस फाइल करनी पड़ जाए। यू नेवर नो। You never know. इस It's मुल्क में fun. कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली मैं जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब से भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, वो उनसे भी मैं ऐसा ही कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि क्या ये पाकिस्तान में क्या ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा एक बरखुरदार है, आई डोंट नो किसकी बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी मुझसे ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है। तो कहते हैं कि मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये सवाल ही गलत है, ये पूछो ही नहीं, पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकती है। आप वो कारीगर आदमी है, सब समझते हैं। आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? सर मैं तो मनोहर समीर जमाली तो मेरे बेंच में मेरे सीनियर जज थे, वैसे भी हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, लेकिन हम जब इकट्ठे बैठते थे तो वो मेरे चीफ जस्टिस थे, मैं जूनियर जज था। तो जूनियर जज तो आपको पता है सर हिलाने के लिए होता है। ये भी आपने बड़ी गहरी बात कर दी है। अब इस पे मैं सवाल पूछ ही लेता हूँ, जब बेंच बनते हैं, एक जज हमें डोमिनेंट नज़र आ रहा होता है, दूसरा सिर्फ साइन कर रहा होता है। आप यकीन करें, एक दफ़ा मेरा एक जूनियर था, हम चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में बैठे हुए थे, उनके साथ एक जूनियर जज भी बैठा हुआ था। तो वो मेरा एक नया जूनियर आया था, तो मुझे आहिस्ता से कान में पूछता है, सर ये जज काम सीख रहा है। उसने समझा शायद ये भी जज के साथ जूनियर आया हुआ है, जैसे मैं आया हुआ हूँ ख्वाजा साहब के साथ। वैसे ट्रेनिंग पीरियड भी होता है ना? ट्रेनिंग भी है, बस ऐसे ही ग्रूम कर जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, आप भी 1 साल आपने सर्व नहीं, किया? मैं तो बोलता भी था, आप ऑर्डर भी senior थे या लिखवाता junior था। मैं खुद बोलता था, मुझे पता था मैंने कंफर्म नहीं होना। तो आपने कहा सारे पंगे 1 लेता साल है, था, हम सर नहीं ला हर सकते। तरह के पंगे लिए हैं। तो 1 साल में आपने जो है, हमने कहा आपने सारे ऑर्डर भी लिखाए हैं, सारे इकट्ठे साथ बोलता था। तो सर अभी 26वीं तरमीम भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक बड़ा उस पर भी सवालिया निशान आता है। 26वीं तरमीम ओवरऑल मैं आपसे पूछूंगा, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये ठीक तरमीम है? इसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, नो डाउट। हम बहुत अरसे से वो चीज़ें मांग रहे थे, खुद मांग रहे थे, exactly. वो ऑटोमेटिक मिल गई हैं। तो आप ओवरऑल इस पिक्चर को किस तरह से देखते हैं? 26वीं तरमीम जिस अंदाज से पास की गई है, हेस्टी तरीके पे, अगर वो सही तरीके पे की जाती और बहस होती, पार्लियामेंट में मौका दिया जाता अपोज करने का, अमेंड करने का, तो शायद ये इतनी कंट्रोवर्शियल ना होती। लेकिन उसका करने का अंदाज जो था ना, अच्छा काम भी अगर गलत तरीके से किया जाए उसके ऊपर बुराई आ जाती है। तो 26 तरमीम में भी द राइट तरमीम, लेकिन द वे इट हैज़ बीन डन वो एक्सेप्टेबल नहीं रही लोगों को। तो मेलाफाइट देखते हैं आप इसमें? बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और उसके बाद फिर जो झुर्रू चलाए गए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े झुर्रू हैं। अच्छा सर, बार पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, आपने कहा कि आपने भी इलेक्शन लड़े, मैं आपसे थोड़ा सा आपका बार पॉलिटिक्स पे मैं मैंने सर रिसर्च सीनियर नहीं वाइस की थी। प्रेसिडेंट रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट हाँ। बार एसोसिएशन का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जी जी। और ये जो मूवमेंट थी ना अपना लॉयर्स मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी, मैंने और मुनीर मलिक ने। ही वाज माय प्रेसिडेंट एंड आई वाज वाइस प्रेसिडेंट। इस्लामाबाद में रात को हमने शुरू की थी, लेकिन वो हाईजैक हो गई बाद में, एजेंसियों वाले लेके चले गए हमसे। तो लॉयर मूवमेंट्स कामयाब तो हुई थी? कामयाब हो गई, लेकिन वो कामयाब हमारे सेरा नहीं मिला, हाईजैकर्स को मिला। तो हाईजैकर्स कौन थे? सर ये पॉलिटिकल लोग सारे आ गए थे ना उसमें, पीपल्स पार्टी भी आ गई थी, MQM भी आ गई थी, मियाँ नवाज शरीफ भी एक जुलूस लेके गुजरांवाले तक गए थे। उनको बताया गया था कि आप गुजरांवाले से आगे नहीं जाएंगे, आप गुजरांवाले पहुंचेंगे तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी बहाल हो जाएगा। एवरीथिंग वाज इंजीनियर्ड। तो आप बार, अगेन मेरा ये क्वेश्चन भी यही था कि बार पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस आप अब कितने हद तक देखते हैं? पहले 2007 से पहले शायद कुछ हद तक ये इन्फ्लुएंस कम था, बार एक इंडिपेंडेंट हमेशा रही है, लेकिन बार के अपने व्यूज़ होते थे हमेशा पॉलिटिकल,
और बार एक ज़माने में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती रही है, बार PNA की मूवमेंट को सपोर्ट करती रही है, यानी जो जो मूवमेंट चलती थी पॉलिटिकल, तो बार स्टैंड लेती थी। फिर जो अरेस्ट होते थे लोग बहुत बड़ी तादाद में, बार मुफ्त वकाला लीगल सर्विस प्रोवाइड करती थी। मुझे भी याद है, हम बिल्कुल यंग थे, PNA की मूवमेंट में जो लोग गिरफ्तार होते थे, हम एक एक दिन में 100 आदमी की ज़मानत करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और शाम को 6 बजे तक कोर्टों में बैठे रहते थे ज़मानतनामे दाखिल करने के लिए। कोई पैसा नहीं मिलता था, ना कोई बार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलते थे अप्रिसिएशन के, कुछ भी नहीं, शौक था अपना, कर रहे हैं। अच्छा सर, आप क्रिमिनल लॉयर रहे हैं और टॉप के क्रिमिनल लॉयर आप रहे हैं। अक्सर हमें क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है कि वकला ही अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में पीट रहे होते हैं। इसके पीछे क्या वजह जनरली होती है और क्यों ऐसा करता है, और क्यों ऐसा करते हैं, और ऐसा होना चाहिए, या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? डिपेंड करता है सर लॉयर्स के। हम तो जिस तरह की वकालत की है, जैसे हमारे अपने उस्ताद थे, और हमारे उस्ताद के भी जो दोस्त बड़े बड़े वकील थे, बड़ा उनका एहतराम था। लोग मिठाइयों के डब्बे भी लाते थे, हार भी लाते थे, ऐसा उनको दूल्हा बना के रखा हुआ था। हमारे साथ भी ये था। सारी उम्र जो है इतनी मिठाइयाँ आई, इतने केक आए, खा खा के मोटे हो गए। तो कभी आपका इस तरह का कोई नहीं, एक्सपीरियंस हुआ हमारा कि कोई ऐसा आपके नहीं। किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो अल्लाह ना करे सर, बहुत अदालत नहीं, में? नहीं कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह 15 मई को मेरे 50 साल पूरे हो जाएंगे प्रैक्टिस को। माशाल्लाह। मैं 15 मई 1975 को सिटी कोर्ट यानी लोअर कोर्ट का एनरोल हुआ था लॉयर, लाइसेंस के ऊपर ये डेट है। वैसे तो 74 में मैं आ गया था एज ए अप्रेंटिस हसन अली अब्दुर्रहमान साहब के दफ्तर में, लेकिन हमारा एनरोलमेंट जाके 75 मई में सर्टिफिकेट मिले थे, तकरीब मिली थी। उस सिल्वर जुबली कहते हैं ना इसको, गोल्डन जुबली सर, गोल्डन 50 जुबली। साल हो गए हैं। हाँ, गोल्डन जुबली आप कंप्लीट कर रहे हैं सर। सीनियर एडवोकेट का जो खिताब मिलता है वो advocates को, सुप्रीम कोर्ट देती है सर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं 10-12 मिलके, वहाँ नाम फ्लोट होता है और फिर वो ओके कर देते हैं। आपको मिला है? मुझे अभी नहीं मिला सर, पॉलिटिकली मिलता है, नहीं मिला। पॉलिटिकल हम वो जज बन गए थे जब मौका आ गया था ना, PCO आ गया था तो उसके बाद नहीं मिला। एन मौके पे। लेकिन ये हमारे सारे साथी बन गए, मुनीर मलिक भी बन गया, रशीद रिजवी भी बन गया, फारूक नाइक भी बन गया, बट बार सारों को सीनियर का मिल गया। मुझे अनवर ज़हीर जमाली साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम प्रपोज कर रहा हूँ, और फिर मैं नहीं दिया। मैं बार से, अगर बार के कोई मेंबर्स देख रहे हैं तो सर काइंडली लुक इन टू द मैटर के मिलनी चाहिए सर। 50 साल नहीं दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इज़्ज़त अल्लाह देता है, इज़्ज़त सर्टिफिकेटों से नहीं मिलती। अभी ये जो तमगे मिले हैं, तो जिस तरह के लोगों को मिले हैं, तो उसमें किसी का जोक भी है कि एक पुराने साहब थे, उनके पास तमगा था। उन्होंने जब देखा कि जिस तरह के लोगों को मिल रहे हैं, कहते हैं वो तमगा अपना ले के चले गए कि जी मैं तमगा वापस करने आया हूँ। उन्होंने कहा भाई हम तमगा लेते हैं, देते नहीं हैं, देते हैं, लेते नहीं हैं, ये अब आप अपने पास ही रखो। तो बात यह है कि तमगों से ना इज़्ज़त मिलती है, ना सर्टिफिकेटों से मिलती है। इज़्ज़त वो है जो आवाम के बट दिलों सर में खुशी ज़रूर मिलती है ना खुशी इंसान को। ज़रूर मिलती है, छोटी मोटी। हाँ, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का अगर आपके पास लाइसेंस है तो यू कैन प्रैक्टिस, और जी आप बिल्कुल। वो तो कोई उसमें बड़ी चीज़ हाँ, नहीं मतलब है। सीनियर एडवोकेट बना दें तो ना बनाएं, वरना दुनिया खुद ही कह देती है सीनियर है। हाँ, सीनियर हैं। और अगर सीनियर होना है तो इतनी बड़ी दाढ़ी रख लो, खुद ही सफेद हो जाएगी। हाँ सर, ये भी बड़ा एक ये ट्रेंड भी है। एक तरीका अच्छा है। सर, जो नॉर्मली क्लाइंट्स होते हैं वो खासकर यंग लॉयर्स को, या नॉर्मली भी लॉयर्स को फीस देने में थोड़ा कतराते हैं, तो कैसे क्लाइंट से फीस ली जाए? सर क्यों लोगों नहीं की देते? एक स्ट्रेटजी होती है, और हर जगह खर्चे कर रहे होंगे, KFC पे, मैकडोनल्ड पे, मिठाइयों पे, उस पर अयाशियाँ करने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारे गरीब बन जाते हैं, कोई पैसे नहीं देना चाहता। इसी तरह वकील के पास आते हैं तो बहुत सा गरीब बन जाते हैं कि पैसे, बस ये आखिरी हार बेच के आया हूँ बेटी का, ये बस आपको फीस दे रहा हूँ। तो इस सारे तरह की गरीब हो बातें जाते हैं। करते हैं, डायलॉग बोलते हैं। वो जस्ट टू गेन सिंपैथी। हाँ, तो निकालें कैसे? क्रिमिनल लॉयर्स को ये चीज़ ज़्यादा पता होती है कि फ़ीस कैसे निकालनी है, सो आप टिप्स भाई ये दें भी एक अलग आर्ट है फीस लेना। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी tips सिविल दें। लॉयर्स का भी, वो हमारा एक सीनियर वकील था, वो कहता था जो पहले ले लो वो फीस है, जो बाद में लो वो भीख है, मांगना पड़ता है। फिर क्रिमिनल लॉ में मिलते हैं बाद में। क्रिमिनल में बाद में कोई नहीं देता, वो तो मुल्ज़म या बरी हो गया या सजा खा गया, दोनों ही सूरतों में नहीं दोनों मिलती, सूरतों में नहीं मिलते। केस खत्म। बरी हो गए तो मुड़ के नहीं देखता, सजा खा जाते नहीं होते। सजा खाए तो वैसे ही वकील से मैं नाराज। आपको बड़ा मज़े का किस्सा सुनाऊँ, ये खैर जी, जी, इससे बिल्कुल, मुताल्लिक नहीं है। हमारे हाई कोर्ट में कॉपिंग ब्रांच में एक शाह साहब थे, फौत हो गए हैं, बड़े ईमानदार थे। वो 2.5 रुपया फ़ी पेज लेते थे, वो ये लोहे वाला टाइपराइटर ना, उस पर टाइप करते थे। तो एमरजेंसी में कोई टाइपिंग करनी होती थी तो हम उनके पास चले जाते थे,
151 की एप्लीकेशन या एडजर्नमेंट एप्लीकेशन, तो वो करवाते थे। तो एक दफ़ा एक मकरानी था, उसकी कोई पर्सनल सर्च प्रॉपर्टी की वापसी की दरख्वास्त थी, मैं टाइप कराने ले गया उधर, तो 2.5 रुपये बनते थे, तो उसने 5 का नोट दिया। तो वो शाह साहब ने अपनी जेब से 2 रुपये निकाले, उसको 3 रुपये निकाल के दे दिए, पता नहीं 2 रुपये दे दिए। तो बाकी 8 आने बार बार अंदर जेब में हाथ डाल रहे थे, तो निकल नहीं रहे था। तो मकरानी ने कहा कि अरे तुम रखो। तो शाह साहब ने कहा नहीं भाई तुम ले जाओ, वरना क़यामत वाले दिन तुम मेरा गिरबान पकड़ोगे। वो वापस रुक गया, कहता है क़यामत वाले दिन हम जिधर होएगा तुम उधर पहुंच ही नहीं सकते। उसका मतलब था कि मेरा तो बड़ा ऊंचा मुकाम होगा, तुम किधर आएगा उधर। कहता है क़यामत वाले दिन हम जिधर होएगा तुम उधर पहुंच ही नहीं सकता। एग्जैक्टली बड़े विटी होते हैं। क्या पता कहाँ पे कौन कहाँ पे होगा ये किसको पता, बट ऑब्वियसली उसने तो अपना अंदाजा लगा लिया ना कि मैं जहाँ आऊँगा उधर ये शाह साहब तो आ ही नहीं सकता। क्या पता उसने बुरे अल्फाज ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, यू नेवर नो। अच्छा सर, आज के दौर में जो यंग लॉयर्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि अगर मेहनत भी की जाए तो इस लीगल प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, हर लिहाज से। आप समटाइम एक चीज़ होती है दैट मतलब उस तरह से काउंट नहीं किया जा इट ऑल सकता। डिपेंड्स ना कि दिखा आपका सक्सेस का मायार क्या है, आप किसको सक्सेसफुल कहते हैं। एक आदमी बेल ग्रांट हो जाता है तो वो कहता है मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ, एक आदमी को स्टे मिल जाता है वो कहता है आई एम वेरी सक्सेसफुल। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, किसी दिन सुबह सुबह पार्किंग की जगह मिल जाए बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि वो यार भी एक सक्सेस है। आज लकी डे है। तो आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है सर कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें और आपका माशरे में मुकाम हो, आप बतौर वकील पहचाने जाएं और लोगों की ख्वाहिश हो कि आप उनके वकील बन जाएं, और जिसके वकील बन जाएं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि यार मुझे ख्वाजा नवीद मिल गया, जिसके अगेंस्ट चले जाएं तो, और जिसके अगेंस्ट चले जाएं तो उसकी रात की नींद उड़ जाएगी, यार ये मेरे ख़िलाफ़ आ गया। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बार पॉलिटिक्स का स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि लोग काले कोट पहना के स्टूडेंट्स को कैंपेन पे लगा देते हैं या अप्रेंटिस को, और जब इलेक्शंस का टाइम आता है तब एक नई अपॉर्चुनिटीज़ का एक पंडोरा बॉक्स, पता नहीं पंडोरा बॉक्स कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, खुलता है। बहुत सारी इंटर्नशिप्स, जॉब्स दी जा रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स की या यंग लॉयर्स की लाइफ को या प्रैक्टिस को या कैरियर को किस तरह से बार नहीं पॉलिटिक्स दे शुड इन्फ्लुएंस करती है? पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़। देखिए बेटा बात ये होती है कि देखें 2 ऑप्शंस होती हैं ना, एक तो आप ये आ जाएं ग्रुप में काम करें, बैठें गप्पे मारें, वो करें, ये भी टाइम वेस्ट भी है, ठीक है। इसमें ना आप पढ़ रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आप इसको ये आपका फालतू टाइम है, आप जाके सो जाएं। तीसरा ये है कि लोग को नशा वशा करने में लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि टाइम को यूटिलाइज़ कर लें, काम करके, ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करके, और कुछ ना गप्पे मार लें। Exactly. Any last words for our viewers? पर सर कोई इसमें लास्ट वर्ड नहीं होता है। Tips for एवरी young डे इज़ ए lawyers? न्यू डे। मेरे लिए अभी इस उम्र में भी हर दिन एक नया दिन है, और उसमें जो रिजल्ट निकलेगा वो रात को ही पता चलेगा। Thank you very much sir, माय आपने अपना प्लेजर, टाइम थैंक दिया। यू, थैंक It यू। was an amazing session. बहुत मज़ा आया सेशन आपसे डिस्कशन मुझे भी करते अच्छा हुए। लगा, योर क्वेश्चंस वर वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, और आई लव टू गिव आंसर्स। हालांकि बहुत सारे सवाल लोग कह देते हैं जी नहीं इसका जवाब नहीं है, मैंने हर सवाल का जवाब दिया है। सर सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक माय यू वेरी प्लेजर, मच। थैंक यू। एंड व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले सेशन में विद अ न्यू गेस्ट, एक न्यू एक्सपर्ट, न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।